नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारी विशेष मेहमान हैं भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार जी। श्रीमती मीरा कुमार जी दिवंगत बाबू जगजीवन राम जी की बेटी हैं। देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके बाबू जगजीवन राम जी ने आजीवन दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए काम किया और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। 31 मार्च 1945 को बिहार में जन्मी 66 वर्षीय श्रीमती मीरा कुमार जी का राजनीति में आने से पहले भारतीय विदेश सेवा में नौकरी का शानदार कार्यकाल रहा है। वकालत की पढ़ाई करने वाली मीरा कुमार जी 1973 में भारतीय विदेश सेवा में चयनित हुई और करीब 13 साल 1973 से 1985 तक नौकरी की। फिर अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए 1985 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे निकल पड़ी अपने राजनीतिक सफर पर। राजनीति में भी श्रीमती मीरा कुमार जी ने शानदार मुकाम हासिल किया। 5 बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाली श्रीमती मीरा कुमार जी 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। श्रीमती मीरा कुमार जी इस समय बिहार की सासाराम संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 2 साल पहले 3 जून 2009 को मीरा कुमार जी लोकतंत्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की पहली महिला स्पीकर निर्विरोध चुनी गईं। आज हम श्रीमती मीरा कुमार जी से तमाम सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। मीरा कुमार जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों का भी अभिवादन करना चाहती हूँ। आप तो भारतीय विदेश सेवा में शानदार तरीके से नौकरी कर रही थीं। काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा, करीब 13 साल का। फिर राजनीति में आने की वजह क्या रही? राजनीति में आने की वजह ये रही कि बचपन से ही हमने इस वातावरण को देखा है और जन सेवा के प्रति एक आकर्षण रहा है शुरू से। उस समय ऐसा हुआ कि उस समय के हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की इच्छा थी। उन्होंने हमारे पिताजी से बातचीत की, पिताजी ने भी इस पर अपनी सहमति दी और इस प्रकार मैं राजनीति में आ गई। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के तौर पर आप कहाँ कहाँ तैनात रहीं? मैं सबसे पहले तो स्पेन में, उसकी राजधानी है मैड्रिड, वहाँ थी और वहाँ पर मैंने स्पेनिश भाषा भी सीखी। और उसके बाद हम लंदन में थे और फिर उसके बाद यहाँ जो विदेश मंत्रालय है उसमें हमने सेवा की। देश में बेहद कम ऐसे नेता हैं जिनको 3-3 राज्यों से लोकसभा का चुनाव जीतने का गौरव हासिल हो। आप दिल्ली से भी चुनाव जीती हैं लोकसभा का, बिहार से भी और उत्तर प्रदेश से भी। कितना चुनौतीपूर्ण होता है अलग अलग राज्यों से नई सीटों पर चुनाव लड़ना? बहुत कठिन होता है, चुनौती भी इसमें रहती है, लेकिन मुझे भरपूर समर्थन और प्यार मिला और हमारे दल ने ये निर्णय लिया कि वहाँ से हमें खड़ा किया जाए। 2 साल पहले 3 जून 2009 को आप लोकसभा की अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुई थीं। कैसा रहा अब तक का आपका यह 2 साल? बहुत तरह के अनुभव हुए। इतने अनुभव 2 साल के समय में जीवन में कभी नहीं हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के, और बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिला मुझे। जब आप 2 साल पहले इस पद को ग्रहण की थी तो क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि एक बड़ी चुनौती है सभी राज्यों के सांसदों को एक प्लेटफार्म पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करना कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण था? क्या कुछ चल रहा था उस समय आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊं। और ये ऐसा कार्य है कि जब मैं कार्य कर रही होती हूँ, जिस समय मैं सदन की अध्यक्षता करती हूँ, तो सारा देश इसको देखता है। गांव में रहने वाला जो किसान है वो भी देखता है, कारखाने में काम करने वाला मजदूर भी देखता है, सब टेलीविज़न पर आता है और उनकी कसौटी पर हम खरे उतरे और साथ ही साथ निष्पक्षता बरतें, किसी
किसी प्रकार का पक्ष हम न लें, निष्पक्ष रहें, नियमों का पालन हो, ये सब पर हमारा जोर रहा है। आपकी मीठी आवाज़ और आपका शालीन अंदाज सांसदों को खूब भाता है। ये तो उनकी हम पर उनका सौहार्द है, स्नेह है हमारे प्रति। आपको अध्यक्ष के आसन पर पाकर काफ़ी गौरवान्वित होते हैं। जिस तरह वो सुबह 11 बजे जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है, जिस तरह आपका वेलकम करते हैं, उससे जाहिर होता है। नहीं, मुझे ये पारस्परिक है। मुझे भी उनके प्रति बहुत मन में सम्मान का भाव है और ये हम दोनों तरफ से ये सम्मान का भाव है। जब आप संसद सत्र के दौरान 11 बजे हाउस के अंदर जाती हैं, उस समय आपके जेहन में क्या कुछ चल रहा होता है? काफ़ी चुनौती होती है कि किसी भी विषय पर सदस्य अपनी बात को उत्तेजना में भी कह सकते हैं। उस समय बस एक ही बात मैं सोचती हूँ कि मैं निष्पक्ष रह करके नियम के अनुसार सदन को पूरे दिन चलाऊं। 2 साल के दौरान का कोई यादगार पल? 2 साल के दौरान का यादगार पल है कि जब सदन में शेर व शायरी हुई, वातावरण बहुत उस समय उत्तेजित था और प्रधानमंत्री जी ने भी शेर पढ़ा और विपक्ष की नेता ने भी शेर पढ़ा और वातावरण हल्का हो गया। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये हमारे सदन में, हमारे सदस्यों के बीच में कितनी भी उत्तेजना आ जाए, लेकिन अंदर से, हृदय से वो लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। आप वरिष्ठ सांसद हैं, 5 बार आप लोकसभा की सदस्य चुनी गई हैं। पहले लोकसभा के सदस्य के तौर पर आप हाउस में जाती थीं और आज लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर हाउस में जाती हैं। किस तरह का अंतर आप पाती हैं? जब हम पहले जाते थे तो शुरू में जब जाते थे तो हम, एक खंबा है वहाँ पर, कई खंबे बने हुए हैं, स्तंभ हैं और उसके पीछे हमारी सीट थी। तो वहाँ बैठा करते थे और वहाँ से झांक कर देखा करते थे शुरू में सदन की कार्रवाई और सीखा करते थे। बहुत सीखा है हमने अपने जितने उस समय के वरिष्ठ सांसद थे और जिस प्रकार से उस समय के अध्यक्ष संचालन करते थे सदन का, और क्या क्या विधाएं हैं, क्या क्या प्रणाली है, नियम है, ये सब हमने उस समय सीखा। आज हमारे काम आ रहा है वो सब। लेकिन मैं एक बड़े महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा करूंगा। लोकसभा की कार्यवाही चलाने में करोड़ों रुपए का खर्च होता है। आम जनता में यह धारणा बन चुकी है कि सदन में शोर शराबा खूब होता है, जिससे करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं और आम जनता के बीच इस तरह की धारणा उचित नहीं है लोकतंत्र में। कैसे इसे कम किया जा सकता है कि शोर शराबा कम हो और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले? ये चिंता का विषय मेरे लिए भी है और मुझे ये खुशी है ये बताते हुए कि इस पर सदन के विभिन्न दलों के जो नेता हैं वो भी समय समय पर चिंता व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसा सभी की ओर से निर्णय हो जाए कि शोर शराबा न हो करके और जितने भी मुद्दे हैं उन पर बहुत सार्थक उच्च स्तरीय बहस हो। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसा हो। और एक हमारे पास BAC है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जहाँ पर कि सदन में क्या क्या काम होंगे उनको लेकर के पहले सभी सदन के दलों के नेता तय करते हैं। तो वहाँ पर तय हो जाए और ये तय हो जाए कि किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा, हम ऐसा चाहेंगे। 500 से ज़्यादा सांसद हैं और अकेले संभालना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। मुझे संतोष है कि अधिकांश समय सांसद हमारी बात को मान लेते हैं। जब हम उनसे कुछ कहते हैं तो अधिकांशतः वो बात को मान लेते हैं। कभी कभी ऐसे मुद्दे आ जाते हैं कि उनके लिए फिर कठिनाई हो जाती है, वो दूसरी बात है। और आपको फ़ायदा मिलता है महिला होने का भी। देखिए, हमारी जो संस्कृति है उसमें महिला का सम्मान करना सिखाया जाता है इस देश में। और वैसे महिलाओं की दशा के बारे में तो
बहुत कुछ करना आवश्यक है, लेकिन जो सांस्कृतिक, जो हमारे सभ्यता में जो सोच है पुरानी, वो ये है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी से यह बातचीत जारी रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार जी से। संसद और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन आज तक यह कानून बन नहीं पाया। एक कानून तो बना जिसमें पंचायत में और जो दूरदर्शी स्तर पर जो निकाय हैं उनमें तो हो गया, और उससे एक मूक क्रांति, एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। बहुत सी बार इस समय 10 लाख से अधिक महिलाएं हैं जो उन निकायों में चुनी गई हैं, लेकिन जहाँ तक लोकसभा का प्रश्न है और विधानसभाओं का प्रश्न है, अभी वो बिल 15 साल से वो इंतज़ार में है कि कब उसे पारित किया जाए। राज्यसभा में पारित हो गया है और जो सत्ता पक्ष है और प्रमुख विपक्ष है वो तो इसको पारित करना चाहते हैं। कुछ दलों को इसमें कुछ बातों को लेकर के दिक्कत है। हम चाहेंगे कि हम बुला भी रहे हैं कि हम सब मिल बैठ करके कोई रास्ता निकालें। भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र वाला देश है। जब भी हमारे देश में आम चुनाव होते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मतदान प्रणाली को देखकर दंग रह जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जब आपके बाबूजी राजनीति में होते थे, उस समय के ज़माने में और आज के ज़माने में काफ़ी अंतर आ गया है। पहले के लोग राजनीति में समाज सेवा का भाव लेकर आते थे, लेकिन आज जब से जो है धनबल और बाहुबल राजनीति में प्रभावी हुआ है, तब से राजनीति का मकसद बदल गया है। इसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पर जो भी आए वो पूरी तरह से समर्पित हों देश सेवा के प्रति, देश और जन के हित के प्रति समर्पित हों और निस्वार्थ भाव से आए। ये अत्यंत आवश्यक है, जैसा कि पहले होता था। तो मैं समझती जो चुनाव आयोग है वो इस संबंध में हर चुनाव में भी देख रही हूँ कि कुछ कारगर कदम उठा रहे हैं कि धन बल और बाहुबल का प्रयोग न हो। राज्यसभा में पहले प्रश्नकाल का समय 11 बजे से 12 बजे के बीच था। इसे बदल दिया गया। कहा गया कि इससे सदन की कार्यवाही को और बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। क्या लोकसभा में भी प्रश्नकाल का समय बदले जाने की कोई योजना है? ये विचार मेरे मन में उठा भी था और इस पर मैं चाहती थी कि सबकी राय ले ली जाए और सबकी राय अगर एक हो तो ऐसा किया जाए। तो अभी इस पर सहमति बनाने की आवश्यकता है हमें। और आने वाले दिनों में इस विषय पर कोई और बैठक भी आप करने वाली हैं? हम चाहेंगे कि इस बात पर सहमति बने कि अभी जिस प्रकार से हम प्रश्नकाल चला रहे हैं 11 बजे, या तो वो सुचारू रूप से चले और नहीं तो समय बदल करके कोई और समय निर्धारित करें और तब वो सुचारू रूप से चले, मगर इस पर आम सहमति की आवश्यकता है। अभी संसद सत्र साल में कितने दिन चल रहा है और इसे बढ़ाए जाने की कोई योजना? अभी तो हम 70 दिन तक जाते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाए
और 100 दिन करना हम आवश्यक समझते हैं। हमारा इतना बड़ा देश है, इतनी यहाँ पर विविधताएं हैं, इतने हमारी भाषाएं हैं, इतने प्रकार की समस्या है, जटिलता है, उन सब पर बहस होनी चाहिए हमारे सदन में, और उस पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि 100 दिन हो ताकि उन सब मुद्दों पर बहस हो। तो देखा जाए, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। आपने तो दुनिया के विभिन्न देशों का भ्रमण किया है। यदि हम शांतिपूर्ण तरीके से संसद की कार्यवाही के चलने की बात करें तो भारत की संसद को आप कहाँ खड़ा देखती हैं? भारत की संसद का बहुत सम्मान है। हम तो इधर जब से स्पीकर बने हैं कई देशों में गए हैं स्पीकर की हैसियत से, और हमने देखा है कि सब जगह हमारी संसद के लिए बल्कि विस्मय से देखते हैं कि इतनी बड़ी संसद, इतने सारे उसमें सदस्य हैं और इतने सारे दल हैं, 37 दल हैं, और उन सब को लेकर के और बाकायदा चुनाव होते हैं। 71 करोड़ 40 लाख मतदाता पिछले चुनाव में वोट डाले हैं, इससे भी अधिक हैं, और इतने सारे विभिन्न भाषाएं हैं। सबको लेकर के कैसे हम इसको चला रहे हैं, उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा उनमें सराहना का और प्रशंसा का भाव है। तो हम तो ये चाहेंगे कि ये जो इतनी उज्जवल छवि है हमारे संसद की, वो और भी उज्जवल हो, धूमिल ना पड़े। आपके पिताजी दिवंगत बाबू जगजीवन राम जी को दलितों का और गरीबों का मसीहा कहा जाता है। आपके हिसाब से कैसी शख्सियत थे वे? बहुत ही संवेदनशील थे। जो उनके अंतिम समय तक, उनके जीवन की संध्या में भी मैंने उन्हें देखा कि जीवन के बहुत कठोर अनुभव होने के बाद हम सब अंदर से हमारी संवेदनशीलता कम हो जाती है, लेकिन अंतिम समय तक मैंने उन्हें देखा कि अगर कोई गरीब, बेसहारा, कमज़ोर, जिस पर अत्याचार हुआ है, वो उनके पास आ जाता है तो उनके आँखों से आंसू छलक आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी पूंजी है कि हम अपने हृदय को दूसरे के दुख के प्रति संवेदनशील रखें। आपके पिताजी की कौन सी ऐसी बात है जो आपके जेहन में अक्सर गूंजती रहती है? ये उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया और अपना रास्ता खुद बनाया, और जो रास्ता उन्होंने बनाया वो इस उद्देश्य से कि उस पर आने वाले लोग भी चलेंगे। ये बात मुझे लगा कि एक बहुत ही अनुकरणीय कार्य था उनका। आम आदमी की 3 सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज भी हमारे देश के आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान नसीब नहीं है। आपके हिसाब से क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? जिस तरह हमारे संसद को लोग बहुत ही प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं, उसी तरह हमारे अर्थव्यवस्था की भी बहुत तारीफ़ की जाती है। लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत होना अपनी जगह बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि उस आर्थिक प्रगति का लाभ कतार में जो सबसे आखिर में खड़ा हुआ पुरुष है या स्त्री है, उसको ज़रूर मिले। ये जो सबको शामिल करके हम प्रगति करें, ये आवश्यक है। दलितों की आज क्या हालत हमारे देश में है और इनकी तरक्की के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? दलितों की स्थिति को लेकर के मैं चिंतित रहती हूँ, और मैं समझती हूँ सबसे पहले तो जाति प्रथा पर कुठाराघात करना चाहिए। जब तक जाति प्रथा रहेगी तब तक ये संभव नहीं है कि देश से भेदभाव दूर हो, क्योंकि उस प्रथा का आधार ही है भेदभाव। तो उसको समाप्त करना आवश्यक है। और साथ ही साथ बहुत से संविधान में प्रावधान हैं, कानून भी बने हैं और बहुत सी कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, लेकिन उनका पूरी तरह से कार्यान्वयन हो,
ईमानदारी से उनका कार्यान्वयन हो, ये अत्यंत आवश्यक है। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी से यह बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी से। आने वाले समय में आप भारत के भविष्य को किस तरह देखती हैं? बहुत उज्जवल। मैं जिस प्रकार भारत तरक्की कर रहा है, जिस प्रकार की छवि इसकी है और जिस प्रकार बहुत से विकासशील देश इसकी अगुवाई मानने के लिए तत्पर रहते हैं, मैं समझती हूँ बहुत अग्रणी देशों में इसकी गिनती होने जा रही है। मगर साथ ही मैं फिर कहूँगी कि देश कितनी भी तरक्की करे, जो आखिरी व्यक्ति है, स्त्री और पुरुष, उनको उस तरक्की में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन एक तल्ख हकीकत देश की यह भी है कि एक तरफ तुम कहते हैं कि नए भारत का उदय हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा हमारे माथे पर कलंक के समान है। बहुत बड़ा कलंक है और हम सबको उसके लिए शर्मसार होना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। जिस देश में कहा जाता है कि स्त्री जो है उसकी पूजा जहाँ की जाती है वहाँ देवता रहते हैं, उसमें ये सामंती जो प्रथा है, परंपरा है, उसका अवशेष है, बहुत घृणित अवशेष है कि कन्या हमें नहीं चाहिए। और साथ ही वो दहेज प्रथा से भी ये घृणित प्रथा जो है वो जुड़ी हुई है, घृणित कार्य जो है ये जुड़ा हुआ है दहेज प्रथा से। इसलिए तो मैं आजकल के नौजवानों के विशेष रूप से कहती हूँ कि मुहिम चलानी चाहिए कि ना हम दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, क्योंकि ये भी भ्रष्टाचार का एक तरीका है और इसका सीधा सीधा असर हमारे समाज की बालिकाओं पर पड़ता है। आपने भ्रष्टाचार की बात की। निसंदेह भ्रष्टाचार इस समय हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जा सकता है? भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सबको कटिबद्ध होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल गया है और हमें इसका बहुत सख्ती से इलाज करना है। समाज के अंदर जो तरक्की हो रही है, समाज के अंदर जिस तरह से भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक दैत्य की तरह पीछे खींचकर हमें ले जाता है, हमारे मनोबल को भी कमज़ोर करता है, हमारे जो विदेश में विश्व मंच पर जो हमारी साख है वो भी गिर जाती है। इसलिए इस पर हर स्तर से हर व्यक्ति को इसको दूर करने के लिए लग जाना होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी लोकपाल बिल को लाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार की समाप्ति में लोकपाल बिल मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप खुद क्या राय रखती हैं लोकपाल बिल पर? हमारी ये राय है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो भी कदम उठाए जाए वो अवश्य उठाए जाने चाहिए। आप दिल्ली में काफ़ी व्यस्त रहती हैं बतौर लोकसभा अध्यक्ष, बावजूद इसके आप अपने संसदीय क्षेत्र सासाराम का भरपूर ख्याल रखती हैं, लोगों से मिलती जुलती रहती हैं। आजकल अपने संसदीय क्षेत्र की तरक्की के लिए किन योजनाओं पर आप काम कर रही हैं? हम सबसे ज़्यादा तो हमारे कार्यसूची में जो जिसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है, वहाँ एक दुर्गावती जलाशय है
बहुत दिनों से उस पर काम चल रहा है और पूरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी वो पूरा हो जाए और हमारे किसानों के खेतों में पानी चला जाए। अब कुछ निजी बातें करेंगे, राजनीति के अलावा अपनी कुछ और पसंद के बारे में हमें बताइए। सबसे पहली मेरी पसंद है बागबानी, और मुझे फूलों से बहुत लगाव है, पेड़ों से बहुत लगाव है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रकृति के बीच में रहना। और फिर मुझे पढ़ने का भी शौक़ है और कविता लिखने का भी शौक़ है। आपका दिल एक कवयित्री का है, एक कविता हमारे दर्शकों के लिए सामाजिक एकता पर। अभी एक नई कविता लिखी है, होने दो घनघोर गर्जना, होने दो घनघोर गर्जना, तूफानों को आने दो, जन्म की नहीं कर्म की करो अर्चना, बाकी सब जाने दो। क्या बात है मैम, बहुत ज़बरदस्त लाइनें हैं आपकी। आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव रहा है? स्वाभाविक है कि मेरी माताजी का मुझ पर रहा है। बेटी होने के नाते ज़्यादा समय मैंने अपनी माताजी के साथ गुजारा, और क्योंकि मेरे पिताजी का व्यक्तित्व इतना विशाल था और इतना प्रभावशाली था कि उसका भी प्रभाव मुझ पर पड़ा है, दोनों का प्रभाव मुझ पर पड़ा है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बिना किसी को तकलीफ़ पहुंचाए कुछ कर सकें हम। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे पति हैं और मेरे पुत्र हैं, मेरी 2 पुत्रियां हैं, उन सब का विवाह हो चुका है और उनके भी बच्चे हैं। देश के नौजवानों को आपका संदेश क्या है? हमारे देश के नौजवान हमारी धरोहर है, अमूल्य धरोहर हैं। मुझे उन पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत प्रतिभा है उनमें, चाहे वो गांव में रहते हो बच्चे या छोटे प्राइमरी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो, या फिर वो हार्वर्ड चले गए हैं वहाँ पढ़ रहे हो, या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हो। मैं देखती हूँ हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है, बहुत कुछ करने का उनमें मात्रा है। बस मुझे उनसे 2 ही बातें कहनी हैं और मैं चाहूँगी कि वो उस पर ध्यान देंगे हमारे बच्चे। पहली ये कि जाति प्रथा को मिटा दो, और दूसरी ये कि कभी ये जो दहेज प्रथा है इसको भी समाप्त कर दो, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए, अपना व्यस्त समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को मेरा धन्यवाद। तो ये थी श्रीमती मीरा कुमार जी, जिन्होंने दूरदर्शन से बातचीत के लिए अपना बेहद कीमती समय निकाला। हमने तमाम सवालों पर श्रीमती मीरा कुमार जी से बात की। हमारे सवालों का श्रीमती मीरा कुमार जी ने बेहद शालीन अंदाज में खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। श्रीमती मीरा कुमार जी ने साफ कहा कि उनके जीवन का लक्ष्य है सर्व समाज की भलाई के लिए निरंतर काम करते रहना, और बतौर लोकसभा अध्यक्ष उनकी कोशिश है कि पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ लोकसभा की कार्यवाही को शांतिपूर्ण माहौल में संचालित करें। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे ठीक इसी समय, आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।